हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एकलव्य एकेडमी मेरठ। और हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए फिर से करंट का प्रोसीजर करते हैं, करंट पढ़ाते हैं आपको। संभवतः आपने पिछले करंट के लेक्चर भी देखे होंगे। बीओ के एग्जाम में जो लोग जा रहे हैं 16 अगस्त को, तो एक बार उनको पर नज़र डाल जाइए, आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक लेक्चर और फिर तैयार किया है करंट का, क्योंकि कन्फ्यूज़न इतना बड़ा हो रहा है। जैसे पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है कि मार्च से लास्ट 6 मंथ की करंट पूछी जाएगी या अप्रैल मई जून जुलाई की करंट भी आ सकती है, तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। अब हम इसका सॉल्यूशन यही कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा अप्रैल मई को भी रिवाइज कर लें, और जो हमने पिछले 6 महीने की करंट पढ़ी हुई थी हम उसको भी रिवाइज करते चलें, जिससे कि हमारे सामने वहाँ ज़्यादा बड़ी दिक्कतें ना आए। तो अब हम देखें, यहाँ करंट को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्रजाति लिखी हुई है MPS 4028। तो क्वेश्चन आ जाता है कि MPS 4028 ये किस फसल की प्रजाति है। तो आपको याद रखना है MPS प्रजाति है गेहूं की। तो MPS 4028 नोट करेंगे इसे, किसकी प्रजाति है, गेहूं की। इसके बाद नेक्स्ट देखें, वर्ष 2020-21 को वैश्विक मंदी का दौर। अब आप समझ ही गए हैं कि जैसे कोरोना महामारी आई है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हमारी पटरी से उतर गई है। जो हमने 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की होने का एक सपना देखा था, वो कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहा है। तो वैश्विक मंदी का दौर बताया गया है 2020-21 को। अब ये जो वैश्विक मंदी का दौर बताया है, ये किसने बताया है? क्वेश्चन ये बनता है आपका, किसने बताया है? तो आपको याद रखना है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहाँ से, किस संगठन ने वर्ष 2020-21 को आर्थिक मंदी का दौर, वैश्विक मंदी का दौर बताया है? तो आप यहाँ याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए, यदि यहाँ IMF की बात आई है तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये होता है कि IMF के हेड कौन है, IMF के निर्देशक कौन है? तो उनका नाम भी आपको याद होगा, और यहाँ पर आप याद कर सकते हैं क्रिस्टलिना। नोट कर लें जिन्हें नहीं पता है उसका, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। क्रिस्टलिना जॉर्जिविया ये IMF के हेड, IMF के निर्देशक हैं। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आयोग ने बहुत बार पूछता है जब भी कोई IMF का हेड बनता है। तो इस बार IMF के हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। और इन्होंने 2020-21 को वैश्विक मंदी का दौर बताया। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। IPC की 2 धारा बहुत चर्चाओं में रही, धारा नंबर 269 और 270। IPC इंडियन पेनल कोड, जो हमारे देश की दंड विधि है, उसे हम बोलते हैं IPC। जब आपकी नई वैकेंसी आ रही है यूपीएसआई की वैकेंसी में आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट मूल विधि में होगा, जो मैं पढ़ाऊंगी आपको IPC। और IPC में जो 511 धाराएं हैं, कितनी धाराएं वहां पर? 511। उन 511 धाराओं में 2 धारा फिलहाल चर्चाओं में रही, धारा नंबर 269 और धारा नंबर 270। अब देखिए, ये धारा क्यों चर्चा में रही? जैसा आप जानते हैं कि कोरोना महामारी है, कैसी बीमारी है, फैलने वाली है। एक दूसरे के संपर्क में यदि आप आएंगे, और बार बार सरकार आपको अवेयर कर रही है कि आप 2 फीट की दूरी बना करके रहें। यदि आप कहीं भी जाते हैं तो कोई चीज आप छूते हैं, उसके तुरंत बाद आप कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को वॉश करें, हैंड वॉश करें, अपने साथ सैनिटाइजर रखें। बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। तो ये जो किया जा रहा है, ये ऐसी अवेयरनेस लोगों के बीच की जा रही है, सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसका मकसद है इस बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोकना। तो यदि कोई व्यक्ति जानता है कि वो कोरोना डिसीज से पीड़ित है, या फिर वो नहीं भी जानता है और वो जानबूझ करके किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिससे कि वो बीमारी उसको फैल जाए, इंटेंशन कैसी है? क्रिमिनल है, अर्थात दुर्भावनापूर्ण इंटेंशन के साथ वो उस बीमारी को फैलाता है, लोगों के संपर्क में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा नंबर 269 और 270 के अंतर्गत पनिश किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। इसीलिए याद रखें, कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण से फैलने के रोकने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहें जिससे कि संक्रमण ना फैले, अदरवाइज आप IPC की धारा 269 और 270 के अधीन आ सकते हैं।
तो अब यहां से आपका क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि यदि कोई व्यक्ति या सिंपली कि कोरोना संक्रमण को जानबूझकर फैलाने के लिए कौन सी धाराओं से रोकने का प्रावधान करती हैं, तो आईपीसी की धारा 269 और 270, तो ये आपको याद रखनी है। तो आपको यदि सरकार बार बार कहती है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको लगता है कि उसके अंदर कोरोना के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो वो इसकी जानकारी मेडिकल टीम को दे, आसपास जो भी नियर अबाउट हॉस्पिटल है वहां जाए, जांच कराए और अपनी लोगों से दूरी बना करके रखे। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं बनाता है तो ऐसे में समाज के लिए खतरा हो सकता है, लोगों की हेल्थ के लिए खतरा हो सकता है। तो उस सब चीज को रोकने के लिए हमने यहाँ पर ये अपने आईपीसी के प्रोविजंस इस टाइम पर लागू किए। तो कोरोना संक्रमण से फैलने के लिए धारा 269, 270 आपको जरूर याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, आईपीसी की धारा 269, 270 चर्चा में रही उन व्यक्तियों के खिलाफ जो जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने के लिए दुर्भावनापूर्वक कार्य करते हैं। तो इसीलिए ये आपको यहाँ पर धारा याद रखनी है कोरोना संक्रमण के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक पर्सनैलिटी का नाम है लजारूस चकवेरा। क्या नाम है इनका? लजारूस चकवेरा। ये मलावी देश के राष्ट्रपति, क्या मलावी के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, लजारूस चकवेरा। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। नेशनल सिक्योरिटी लॉ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश कौन सा है? तो आपको याद रखना होगा हांगकांग। अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा में एक ऐसा कानून बनाया गया है किसके द्वारा? हांगकांग के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेंगे, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप इसको देखते जरूर जाइएगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक शब्द है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक पब्लिक वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये प्रणाली है क्या? आपने देखा है, आपने राशन कार्ड का नाम सुना होगा, जहां पर उन लोगों को जो लोग अपना अन्न पानी या कह सकते हैं उनके पास खाने के लिए चावल या गेहूं की कमी है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा एक हेल्प की जाती है। उनको राशन कार्ड के माध्यम से बहुत सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। अब तक क्या होता था कि जो राशन आपके पास राशन कार्ड होता था तो आपके लोकल स्तर पर होता था, आपने डीलर के पास जाएंगे, राशन डीलर के पास, वहां से आप राशन लेंगे। लेकिन यदि आप कहीं बाहर हैं और आपको राशन की नीड है, तो आप यदि वहां उस पर्टिकुलर स्थान जहां पर आप हैं वहां से आप राशन लेना चाह रहे हैं तो राशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका राशन कार्ड आपके पर्टिकुलर गांव का, आपके पर्टिकुलर एरिया का बना हुआ है, आपको वहीं से मिलेगा। लेकिन सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव इस बार किया है इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। कैसा? एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। जब देश एक है तो राशन कार्ड भी एक है, अर्थात आपके पास राशन कार्ड कहीं का भी बना हुआ है, किसी भी कोने से आपका राशन कार्ड बना हुआ है और आपको राशन की नीड जहां पर भी है, आप आसपास में जाइए राशन डीलर के पास, आपको वहीं से राशन प्रोवाइड हो जाएगा, वहीं से राशन मिल जाएगा। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ये किसकी प्रणाली के तहत है? सार्वजनिक प्रणाली के तहत ये सरकार ने एक बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव इस प्रणाली के अंतर्गत किया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो स्कीम है एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड, ये कितने राज्यों पर लागू की गई है? तो आपको याद रखना है इसमें 20 राज्य, वैसे तो हमारे पास कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं, लेकिन इसमें 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कवर किए जा रहे हैं।
तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने राज्य इसका हिस्सा है, तो आपको याद रखना है इसमें 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसका हिस्सा बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। एक अभियान है, एक योजना है स्वनिधि योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वनिधि योजना अब किस राज्य द्वारा शुरू की गई और इस योजना का उद्देश्य पर्टिकुलर क्या है या किसके लिए योजना है, कितनी राशि इसमें आई है, तो आपको याद रखना है ये केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। दूसरी याद रखनी है ये योजना किसके लिए आई है, इसका सब्जेक्ट क्या है, किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है रेहड़ी पटरी वाले, रेहड़ी पटरी वालों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5,000 करोड़, याद रखना है 5,000 करोड़ से शुरू की गई। देखें कितनी राशि के साथ शुरू की गई है, 5,000 करोड़ राशि के साथ शुरू की गई है। और ये योजना इस पर्टिकुलर किसको रोजगार देने के लिए है, जो सड़कों पर अपना ठेला लगाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनके लिए योजना, अर्थात इस योजना के अंतर्गत उनको ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। और कितने करोड़ का ऋण यहाँ पर रखा गया है, तो 5,000 करोड़ का ऋण यहाँ पर उनके लिए रखा गया है। ठीक, तो ये नोट करेंगे आप, स्वनिधि योजना। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अंकटाड का 15वां शिखर सम्मेलन, अंकटाड का या UNCTAD 15वां शिखर सम्मेलन अंकटाड 15th समिट कहां पर हुआ है, तो ये लिखें आप, अंकटाड का 15वां शिखर सम्मेलन बारबाडोस में ब्रिजटाउन, बारबाडोस में ब्रिजटाउन में संपन्न हुआ। जल्दी जल्दी लिखें, बारबाडोस के ब्रिजटाउन में संपन्न हुआ भी नहीं करेंगे, 2020 में था तो संपन्न या में संपन्न, बस इतना याद कर लें, बारबाडोस में है ना। तो आपने देखा है कि 2020 कोरोना की वजह से सारी जितनी भी समिट्स हैं वो सब वर्चुअल हो रही हैं, तो ये समिट भी कैसी हुई है, वर्चुअल हुई है, अंकटाड का शिखर सम्मेलन। तो जगह आपको यहाँ पर याद रखनी है पर्टिकुलर। नेक्स्ट चलें, दूरसंचार, टेलीकॉम सेक्टर, दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल कंपनियों की भागीदारी। अब आपको याद रखना है कि जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, यहाँ टेलीकॉम सेक्टर में आपने देखा कि विभिन्न कंपनियों की, नई नई कंपनियों की रेस लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है, अर्थात कंपटीशन का दौर है एक तरीके से कह सकते हैं, जहाँ पे एयरटेल को भी देखते हैं, वोडाफोन को भी देखते हैं, आइडिया भी देखते हैं, BSNL है, जियो है, सारी कंपनियां हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर की कौन सी ऐसी कंपनी है जो समस्त टेलीकॉम सेक्टर में नंबर 1 है, अर्थात उसकी भागीदारी सबसे ज्यादा है। तो आपको यहाँ पर नाम याद आ गया होगा, कौन सा नाम है, जियो। कौन सी कंपनी यहाँ पर प्रथम स्थान पर है, तो जियो रिलायंस यहाँ पर पहले स्थान पर है। देखें आप याद रखें कि जियो को आए हुए बाजार में ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और जियो ने आकर के अपनी प्लानिंग के साथ इस तरीके की बाजार में अपनी पैठ जमाई कि जो नंबर 1 कंपनी कभी BSNL हुआ करती थी या एयरटेल हुआ करती थी, उन कंपनियों को बिल्कुल पीछे कर दिया। इवन वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनियों को एक दूसरे में मर्ज होने के लिए मजबूर भी कर दिया है किसने, जियो ने। और इस महामारी के दौर में, कोरोना के टाइम पीरियड पर आपने जियो की स्थिति भी देखी है कि जियो का एक तरीके से कितने उभर करके क्षेत्र आया है।
तो टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी वर्तमान में कौन सी हो गई है? रिलायंस जियो, जिसकी हिस्सेदारी 32.56% है। कितनी हिस्सेदारी है इसकी? 32.656%। फर्स्ट नंबर पर। यदि हम दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ सेकंड नंबर पर है आपकी कंपनी है वोडा आइडिया। देखिए ये दोनों कंपनियां एक हो गई हैं। दोनों कंपनियां जहां अलग अलग हुआ करती थी वहां दोनों कंपनियां एक हो गई हैं और इनके शेयर एक होने के बाद साथ ही इसीलिए इन्होंने एयरटेल को पीछे करते हुए सेकंड पोजीशन पर अपनी रैंक बना ली है। तो सेकंड कंपनी है आपकी वोडा आइडिया, और वोडा आइडिया की हम बात करें तो 28.45% हिस्सेदारी है। ये 28.45% हिस्सेदारी है। और जो नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी एयरटेल, वो इस बार आ गई है थर्ड नंबर पर। एयरटेल थर्ड नंबर पर आ गई है। तो कंपटीशन का दौर है, जो लगा रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा। ये आप लोगों के लिए भी एक सीख हो सकती है। तो यहाँ पर ये देखें, जियो रिलायंस या रिलायंस जियो भी कह सकते हैं इसको, ये पहले नंबर, और वोडा आइडिया सेकंड नंबर, एयरटेल आपका थर्ड नंबर पर है 28.38% के साथ। ये हिस्सेदारी हमारी टेलीकॉम सेक्टर की है। तो ये आप नोट कर लेंगे, अच्छे से लिखेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखें जल्दी से। रूस की विजय दिवस परेड में, रूस की विजय दिवस परेड में भारतीय सैन्य टुकड़ी शामिल हुई और भारत की ओर से राजनाथ सिंह, जो कि आपके कौन से मिनिस्टर हैं? डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। तो रूस की विजय दिवस परेड में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो एक तरीके से कह सकते हैं भारत की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया है। और जिस परेड का जो अवलोकन है वो किसने किया? राजनाथ सिंह ने इस परेड का अवलोकन किया। कहां पर किया? मॉस्को में। कैपिटल है कहां की? रूस की, मॉस्को। यहां पर राजनाथ सिंह ने इसका अवलोकन किया है, रूस की विजय परेड का। तो ये बात आप लिखेंगे यहाँ पर अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। एक अभियान है आत्मनिर्भर रोजगार अभियान। दूसरा लिखेंगे आत्मनिर्भर रोजगार अभियान। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर रोजगार अभियान कौन से राज्य का है और किसके लिए है? तो आपको याद रखना है यूपी राज्य का है, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। यूपी राज्य। कौन सी सरकार का? यूपी सरकार का। किसके लिए है? जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, ये याद रखेंगे यहाँ आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट लिखें, एक शॉर्ट फॉर्म आती है यूपीएसएसएफ। यूपीएसएसएफ, तो इसकी आप फुल फॉर्म लिखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो सबसे पहले तो आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश, ये सिक्योरिटी फोर्स कहाँ की है? उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे स्थान आप यहां रख सकते हैं इसके लिए, ऐसे स्थान जैसे कोई हवाई अड्डा है, या फिर कोई उद्योग क्षेत्र है, इंडस्ट्री है, या फिर कोई धार्मिक स्थल है, मंदिर मस्जिद है, हवाई अड्डा है, उद्योग है, धार्मिक स्थल है। इन स्थलों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु गठित किया गया सुरक्षा बल।
गठित किया गया सुरक्षा बल। तो यूपीएसएसएफ किसके लिए है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, सुरक्षा प्रदान कराने के लिए। और ये किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चले हम, तो देखें नेक्स्ट क्या करंट का क्वेश्चन आपके लिए बनता है। क्वेश्चन बनता है इंदिरा रसोई योजना। एक योजना आई है इंदिरा रसोई योजना। अब देखिए यदि एग्जाम में पूछ ली इंदिरा रसोई योजना निम्न में से किस राज्य की है, और वहां ऑप्शंस में राज्य दिए गए हैं और आपको आंसर नहीं भी आता है, तो इन पर हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। भाई इंदिरा के नाम से है तो जनरली ऐसे स्टेट वहां ढूंढे जिसमें कांग्रेस की सरकार हो, और हो सकता है वहां एक ही स्टेट लिखा हुआ हो। तो इंदिरा रसोई योजना कौन से स्टेट की है? राजस्थान राज्य की। अशोक गहलोत जहां पर क्या है? सीएम है। और पिछले दिनों अशोक गहलोत सचिन पायलट है ना, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे थे, और वो एक तरीके से राजनीति की वहां पर उठापटक बहुत ज्यादा हुई थी। तो ये इंदिरा रसोई योजना राजस्थान गवर्नमेंट की है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, यूपी की राज्यपाल क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये कौन है? यूपी की गवर्नर। यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जो मैंने आपको बताया हो कि यूपी राज्य में पहली महिला गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर स्वतंत्रता जो बनी वो कौन बनी? आनंदीबेन पटेल। अदरवाइज सबसे पहली जो महिला राज्यपाल हैं वो आपकी सरोजिनी नायडू हैं। तो आनंदीबेन पटेल को यूपी के अलावा अन्य किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को यूपी के अलावा किस अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है? तो आपको याद रखना है इनको कहाँ का? एमपी राज्य का। एमपी का, मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त प्रभार। तो इस टाइम पर जब हम आर्टिकल कौन सा पढ़ते हैं? राज्यपाल के लिए एक अनुच्छेद पढ़ते हैं संविधान में 153, जहां कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। लिखा है वहां पर 153। यदि आपको याद आ रहा हो, मैंने एक लेक्चर भी उस पर डाला हुआ है, गवर्नर ऑफ स्टेट, आप अच्छे से याद कर लेंगे। 153, और मैंने बार बार बताया एग्जाम में क्वेश्चन आता है गवर्नर की नियुक्ति किस आर्टिकल में होती है? तो 155 में नियुक्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए वही आर्टिकल एक तरीके से अप्लाई हो रहा है कि जो आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर हैं, ये इस टाइम पर 2 राज्यों की गवर्नर हैं, अर्थात अतिरिक्त प्रभार इन्हें एमपी राज्य का इन्होंने घेरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है? तो आप यहां लिखें यूपी का कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डा केंद्र सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिक्लेयर किया है? तो उस हवाई अड्डे का नाम है कुशीनगर हवाई अड्डा। अच्छे से याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखें, एक महिला है जिनका नाम है कैथी। क्या नाम है इनका? कैथी। और इन कैथी की खास बात क्या है, ये क्यों चर्चाओं में रही? तो ध्यान रखें, ये वो महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की है। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली अमेरिकी महिला लिखेंगे, बल्कि पहली महिला नहीं, पहली अमेरिकी महिला। पहली अमेरिकी महिला कौन से देश की महिला है? ये
अमेरिका की हैं और इनकी खास बात क्या है, इन्होंने समुद्र में, अमेरिकी महिला ने समुद्र में सबसे गहरे तल, अब आप देखते हैं सबसे गहरा तल समुद्र का जो माना जाता है, कौन सा माना जाता है, मेरियाना गर्त। तो कौन सा गर्त है, मेरियाना, सबसे गहरे तल मेरियाना, अंडरलाइन कर लें इसको। एक क्वेश्चन सिंपल ज्योग्राफी में आ जाता है कि सबसे गहरा बिंदु कौन सा है अर्थ का, तो मेरियाना गर्त है जो कि पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। तो मेरियाना में चैलेंजर द्वीप को छुआ। देखिए ताजुब की बात यहां पर यह है कि जो आपके सामने ये अमेरिकी महिला हैं कैथी, इन्होंने पृथ्वी का सबसे गहरा तल, जिसे आप प्रशांत महासागर में पढ़ते हैं मेरियाना गर्त, उसमें एक द्वीप है चैलेंजर द्वीप, उसको इन्होंने छुआ है। और इनकी विशेष बात क्या है कि ये जो कैथी हैं ये 68 एज की हैं। कितनी बूढ़ी महिला है ये, 68 एज की महिला, इन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। और ये महिला कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखें, एक नाम है इमरान ख्वाजा, नाम है इमरान ख्वाजा, आईसीसी के चेयरपर्सन, आईसीसी के कार्यकारी चेयरमैन, आईसीसी के कार्यकारी चेयरमैन बनाए गए हैं इमरान ख्वाजा। लिखें इसे। इसके बाद नेक्स्ट लिखें, गोमती मरिमुथु, एक नाम है, नेक्स्ट प्लेयर हैं ये गोमती मरिमुथु, गोमती मरिमुथु। ये कौन है, ये भारतीय एथलीट है, भारतीय एथलीट। अब ये चर्चाओं में क्यों रही, तो आपको याद रखना है 2019 में एशियन एथलीट चैंपियनशिप, एशियन एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। देखें, गोमती ने भारतीय एथलीट 2019 में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, लेकिन इन पर आरोप लगा कि इन्होंने दवाओं का सेवन किया है। किसका सेवन किया है, दवा का सेवन किया, और इसकी जांच हुई जिसमें इन्हें दोषी पाया गया और दवा के सेवन के कारण इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया 4 साल का, प्रतिबंध लगा दिया गया। कितने साल का, 4 साल का। और ऐसा कोई भी खिलाड़ी, ऐसा कोई भी प्लेयर जो कि दवाओं के सेवन का दोषी पाया जाता है, डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाता है, तो इसको उससे उसका पदक भी छीन लिया जाता है और उसे आगामी कुछ सालों में होने वाले खेलों से बाहर कर दिया जाता है। तो 4 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है और इनका पदक भी छीन लिया गया। ये आपको बात याद रखनी है। ऐसी भारतीय एथलीट जिन पर 4 साल के लिए दवा के सेवन के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आपको याद रखना है गोमती मरिमुथु। इसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे और याद करते रहें करंट, देख करके समझ के, जिससे कि आपको एग्जाम में बैठे तो आपको ज्यादा समय वहां पर ना लगाना पड़े, ज्यादा दिक्कत आपके सामने वहां पर ना आए। इसके बाद नेक्स्ट देखें, एक नाम है सत्यभामा। अब ये सत्यभामा है क्या, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सत्यभामा क्या है। अब जब कभी पढ़ा ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा। अखबार इसलिए आप डेली पढ़ते रहें जिससे कि ये चीजें आपको याद हो जाए। तो खनन क्षेत्र में याद रखें, यहां पर जो आपका खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र में रिसर्च या अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया पोर्टल,
शुरू किया गया पोर्टल। याद रखें, सत्यभामा किससे रिलेटेड है? ये खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया पोर्टल है। अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नाम लिखें हॉग बेजर्स। हॉग बेजर्स ये क्या है? जब मैंने आपको टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में कॉमन सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंट, ईवीएस। जब मैं आपको ईवीएस पढ़ाती हूं तो वहां पर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। और जैव विविधता में हम देखते हैं या एक वहाँ हम स्पेशल फोकस करते हैं उन प्रजातियों पर, उन जातियों पर जो लुप्त हो गई हैं, जो खत्म हो गई हैं। और हम देखते हैं कि IUCN की रेड लिस्ट में शामिल होने वाले ये देश। तो रेड लिस्ट, रेड बुक तो आपने बहुत बार पढ़ा है, रेड डाटा बुक बहुत बार पढ़ा है। तो कौन सी प्रजाति? हाल ही में एक प्रजाति है जिसे बोलते हैं हॉग बेजर्स। इस प्रजाति को IUCN की किसमें? रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्रजाति शामिल। IUCN की रेड लिस्ट में शामिल प्रजाति, शामिल प्रजाति क्या नाम है इसका? हॉग बेजर्स। अब अच्छा क्वेश्चन ये है कि ये प्रजाति पाई कहाँ जाती है? ये प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको याद रखना है ये त्रिपुरा राज्य के धुलाई जिले में, त्रिपुरा राज्य के धलाई जिले में पाई जाती थी। अब क्या हो गई? ये लुप्त हो गई है, खत्म हो गई है ना। तो बायोडायवर्सिटी जो कि नष्ट हो रही है वो उसकी वजह क्या? उसकी एक क्वेश्चन आता है कि बायोडायवर्सिटी के नष्ट होने का कारण क्या है। ये आयोग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ईवीएस में मैंने बहुत बार कराया है। जो बीओ के एग्जाम में जा रहे हैं वो बच्चे जिन्होंने सुपर टेट भी पास किया हुआ है ना, और वो इंतजार कर रहे हैं अपनी 69,000 वैकेंसी क्लियर होने का। तो जब तक वो वैकेंसी क्लियर होती है उससे पहले आप अपना बीओ का एग्जाम दे करके आ रहे हैं वहां पर, तो ये सब्जेक्ट आपके वहां पर तैयार है। ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं कि बायोडायवर्सिटी के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो वहां पर आपका आंसर होता है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। प्राकृतिक आवास नष्ट हुए हैं तो हमारी ये जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, ये भी नष्ट होने शुरू हो गए हैं। तो ऐसी ही एक प्रजाति भारत में जिसका नाम है हॉग बेजर्स, जो कि त्रिपुरा राज्य के धलाई जिले में पाई जाती है, इसे भी IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद देखें नेक्स्ट, एक ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम है गोथिक पांडा, स्टोन पांडा। गोथिक पांडा एवं स्टोन पांडा ये क्या है? गोथिक पांडा और स्टोन पांडा ये क्या है? तो आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है, साइबर अटैक करने वाला ग्रुप, साइबर अटैक करने वाला ग्रुप है गोथिक पांडा और स्टोन पांडा। ये याद रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट देखें, एक शब्द है ध्रुव। नेक्स्ट लिखेंगे ध्रुव। अब ये ध्रुव क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि एक आईसी चिप है। क्या है ये? आईसी चिप है। और ऐसी चिप है जिसे मुंबई IIT, मुंबई IIT द्वारा तैयार किया गया है। जिसे किसने तैयार किया है? IIT मुंबई द्वारा तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल नेविगेशन में हो सकता है। तो नेविगेशन के इस्तेमाल के लिए IIT मुंबई द्वारा विकसित एक आईसी चिप है जिसका नाम है ध्रुव। ये आप यहां पर अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट देखें, लिख लिया होगा आपने, ये लिखे आप इसको। एक योजना आई है गरीब कल्याण रोजगार योजना। नेक्स्ट एक योजना का नाम है गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, गरीबों के कल्याण के लिए योजना आ गई है, गरीब कल्याण रोजगार योजना। तो GKRY, GKRY
और गरीब कल्याण रोजगार योजना। अब देखें किसने शुरू की है, तो भारत सरकार ने शुरू की है, पहली बात ये याद रखनी है। और गरीब का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, कहां पर, तो याद रखें भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 50,000 करोड़, ये अच्छा क्वेश्चन है, 50,000 करोड़ के साथ शुरू की गई। 50,000 करोड़ रुपया सरकार ने किसके लिए दिया है, ये गरीब कल्याण रोजगार के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। और दूसरा आपको याद रखना है कि ये योजना कहां से शुरू हुई है, तो ये बिहार से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है, किस राज्य से शुरू हुई है, बिहार से शुरू हुई है। और बिहार का कौन सी गांव है वो, तो बिहार का गांव है तेलीहर। कौन सा गांव है, तेलीहर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वो आपकी उज्ज्वला योजना थी, कहां से शुरू हुई थी, तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि उज्ज्वला योजना कहां से शुरू की गई। ऐसे ही यहाँ पर याद रखना है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना कहां से शुरू की गई है, तो आप इसका जगह याद रखेंगे, कहां पर, बिहार। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ग्रीन लेन। नेक्स्ट लिखेंगे आप एक वर्ड, ग्रीन लेन। अब ये ग्रीन लेन है क्या, और ये ग्रीन लेन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखें कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु देखिए किसके लिए है, ये यात्रा के लिए है। व्यावसायिक यात्रा करनी है, कोई पर्सनल यात्रा करनी है, तो उसके लिए शुरू की गई लेन, हेतु शुरू की गई लेन। तो पहला तो यात्रा याद रख लें आप, इसके लिए किसके लिए है, ये व्यावसायिक और निजी यात्रा के लिए एक लेन शुरू की है जिसका नाम है ग्रीन लेन। और ये इसका उद्देश्य क्या है, कोविड-19 से बचना, अर्थात कोरोना वायरस से बचना, क्योंकि यात्रा के दौरान कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। अब दूसरा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से यह है कि ग्रीन लेन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है, या ग्रीन लेन जो शुरू की है वो किसने सबसे पहली बार शुरू की थी, और उस चेन में कौन जुड़ा है। तो ध्यान रखें ये जो लेन है इसे स्थापित तो किया था सिंगापुर ने। किसने स्थापित किया इस लेन को, सिंगापुर ने। अब जब ये लेन स्थापित हुई तो सिंगापुर ने स्थापित किया, और इसमें आगे जो जुड़ा वो कौन जुड़ा, चीन। तो याद रखें ग्रीन लेन चेन में जुड़ने वाला पहला देश, तो आपको याद रखना है चीन। स्थापित करने वाला ग्रीन लेन को, तो आपका आंसर होगा सिंगापुर। लेकिन इस ग्रीन लेन जो कि सिंगापुर ने स्थापित की है, इस लेन में जुड़ने वाला पहला देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है पहला देश है चीन। तो लिखेंगे आप इसको फटाफट। इसके बाद देखो, जब मैंने आपको एक करंट का लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कुछ सम्मेलन के बारे में बताया था जिन सम्मेलनों की हम बात करें, और उनमें एक सम्मेलन था G7 का, G7 या ग्रुप 7 का, जो मैंने आपको बताया कि एक विकसित देशों का संगठन है। तो फिलहाल G7 चर्चाओं में रहा। अब वो G7 चर्चाओं में क्यों रहा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, क्या हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सिफारिश की है, सिफारिश या सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है, क्या सिफारिश दी है, इन्होंने सिफारिश दी है, सुझाव दिया है कि क्यों ना इस G7 में कितनी कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज आ रहे हैं, यहाँ पर 7 कंट्रीज हैं,
तो इन 7 कंट्रीज में क्यों ना भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, ये 3 देशों के नाम आप याद रखें। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी शामिल कर लिया जाए, को भी शामिल कर लिया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। अब अच्छा क्वेश्चन ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में किस देश को शामिल करने के लिए नहीं कहा। नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 3 देशों के नाम हैं, तो भारत को भी उन्होंने सिफारिश दी है कि भारत को शामिल कर लें, ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लें और दक्षिण कोरिया को भी शामिल कर लें। ऐसा ट्रंप ने कुछ देशों के सामने प्रस्ताव रखा है। कुछ देश से मतलब है इन देशों के सामने प्रस्ताव रखा है जो कि G7 के हैं। और G7 एक ऐसा संगठन है, जहां तक आप जानते हैं कैसा संगठन है ये, जो कि विकसित देशों का संगठन है। और भारत तो आप जानते ही हैं विकासशील देश है, लेकिन ट्रंप ने ये ऐसा प्रस्ताव रखा है देश के सामने। अब देखें आगे क्या होता है। इसके बाद एक पर्सनैलिटी एक बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही जिनका नाम था जॉर्ज फ्लायर्ड। जॉर्ज फ्लायर्ड। अब इनको आपको चर्चा सुनी होगी कि इनकी हत्या कर दी गई। ये कौन है व्यक्ति जो इतने ज्यादा चर्चाओं में रहे, तो ये एक हत्या कर दी गई। अब ये कौन है तो आपको याद रखना है, ये अमेरिका के हैं। अमेरिका के अश्वेत व्यक्ति, अश्वेत व्यक्ति, काले व्यक्ति हैं अमेरिका के। और इनके साथ वही नस्ल भेदी या कह सकते हैं काला गोरापन, इस आधार पर भेदभाव करते हुए एक आतंकवादी संगठन ने इनकी हत्या कर दी। आतंकवादी संगठन ने इनकी हत्या कर दी। तो आतंकवादी संगठन ने अश्वेत व्यक्ति अमेरिका के जॉर्ज फ्लायर्ड इनकी हत्या कर दी। और जब इनकी हत्या हुई या कह सकते हैं इनकी हत्या से वहां पर बड़ा रोष अश्वेत लोगों में उत्पन्न हो गया और उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विद्रोह किया। और ये जो ग्रुप था, आतंकवादी संगठन था, इस संगठन का नाम था एंटीफा। क्या नाम था इस संगठन का? इस संगठन का नाम था एंटीफा। तो किस संगठन ने जॉर्ज फ्लायर्ड के हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, तो ये याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एक नाम है अनमोल नारंग। एक नाम और चर्चाओं में रहा, अनमोल नारंग। अब ये कौन है अनमोल नारंग, क्यों चर्चा में रही, तो ध्यान रखें अमेरिकी सैन्य अकेडमी, लिखेंगे अमेरिकी सैन्य अकेडमी में, अकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम सिख महिला, पहली सिख महिला जिन्होंने अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की डिग्री हासिल की है, उनका नाम है अनमोल नारंग। ध्यान रखेंगे ये बात यहां पर। अभी 7 जून की एक न्यू वो है, 7 जून किस रूप में मनाया गया, तो आपको 7 जून की डेट याद रखनी है। 7 जून को हमने मनाया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में किसे मनाया गया है, ये 7 जून को मनाया गया है। तो ये नोट करेंगे आप, 7 जून को यहाँ पर मनाया गया है इसे। इसके बाद नेक्स्ट देखें, बार बार देखें, बार बार लेक्चर सुने, आपको अच्छे से सारी करंट याद हो जाएगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि करंट कैसे याद करें आने वाले एग्जाम्स में। ध्यान रखें दिल्ली पुलिस में करंट अच्छी पूछी जाती है, बीओ के एग्जाम में करंट अच्छी पूछी जाती है। और ये करंट जब आप तैयार कर रहे हैं तो जो लोग आगे यूपीएसआई का एग्जाम या सुपर टेट का एग्जाम देंगे उनके लिए भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखिए नेक्स्ट, अब गूगल कंपनी के सीईओ, आप सीईओ सुनते ही, गूगल कंपनी के सीईओ सुनते ही आपके दिमाग में एकदम नाम फटाफट आ जाता है। क्या नाम है इनका बताएंगे? सुंदर पिचई। भारतीय हैं सुंदर पिचई। अब ये चर्चाओं में क्यों रहे? इन्होंने
ये चर्चाओं में इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने नस्लवाद के खिलाफ, जैसे मैंने अभी नाम लिया था जॉर्ज फ्लॉयड का, अश्वेत व्यक्ति इस कारण मारे गए क्योंकि वो अश्वेत हैं। तो इस नस्लवाद को खत्म करने के लिए एक अच्छा कदम सुंदर पिचाई ने बढ़ाया है, जो कि गूगल कंपनी के CEO हैं, और हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है कि वो भारतीय नागरिक हैं। तो उन्होंने नस्लभेद के खिलाफ लड़ाई के लिए 3.7 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध कराई है, देने की घोषणा की। सुंदर पिचाई वो महान व्यक्ति हैं, महान ही कहेंगे हम। ये देखिए, नस्लभेद जैसे ये ऐसे गंदे कामों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए 3.7 करोड़ की सहायता राशि सुंदर पिचाई, जो कि गूगल कंपनी के CEO हैं, इन्होंने प्रोवाइड कराई है। तो ये आप याद रखें कि किन्होंने या कितनी राशि इन्होंने प्रोवाइड कराई है, तो वो आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, एक चर्चा में रहा था एक प्रोजेक्ट, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट किसके बीच है? ठीक है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान और चीन के बीच। ये प्रोजेक्ट किसके बीच है? पाकिस्तान और चीन के बीच है, और इन दोनों देशों के बीच में इसको लेकर के समझौता हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो पाक और चीन के बीच समझौता हुआ है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रोजेक्ट पाक आधारित कश्मीर, जो कि पाक के कब्जे में है कश्मीर, पाक आधारित कश्मीर में झेलम नदी पर है, झेलम नदी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है, और जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा झेलम नदी का, जो कि पाक आधारित कश्मीर में है, उस पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चीन के बीच समझौते को लेकर के चर्चा में रहा। ये आप यहाँ पर याद रखें, लिखें इसको अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट लिखें, नशा मुक्त भारत। एक योजना शुरू की है सरकार ने, नशा मुक्त भारत। अब ये योजना कितने राज्यों में शुरू की गई? नशा मुक्त भारत 272 जिलों में। याद रखेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा 272 जिलों में ये प्लान शुरू किया गया है कि 2020-21 में हम भारत को नशा मुक्त घोषित कर देंगे। ये आप ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि जो हमारे विधानसभा चुनाव अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, इन चुनावों में या फिर लोकसभा के चुनावों में, ये दो चुनाव ऐसे हैं जिनमें जनता सीधे जाकर के वोट करती है। अब यदि ये चुनाव इस दौरान होने लगे, कौन से दौरान? जब कोरोना महामारी चल रही है, जहां बाहर निकलना में इस खतरे को सर पर लेकर के चलना। यदि आप किसी भी अनावश्यक काम से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल खतरा ले रहे हैं आप जरूरी काम से बाहर निकलेंगे, ऐसा दौर इस टाइम पर चल रहा है। तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव यदि हैं इस पीरियड पर, तो जो ऐसे लोग जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिनकी एज 65 साल से ऊपर है, तो क्या उन्हें भी अपना वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, या उनके पास कोई और सुविधा होगी वो अपने घर से ही वोट डाल सकें? तो अभी सरकार ने क्या किया है, सरकार ने उन लोगों की एज घटाई है और कहा है 65 साल से ऊपर, पहले 70 साल से ऊपर थी। यदि आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है तो आप अपना वोट पोस्ट ऑफिस के पोस्ट कर सकते हैं, डाक पत्र के माध्यम से भी अपना वोट दे सकते हैं, भेज सकते हैं, डाल सकते हैं। तो वो जो एज है वो घटा करके कितनी कर दी गई है? तो आपको यहाँ लिखना है 65 वर्ष। तो
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में डाक पत्र के माध्यम से, यहां लिखेंगे लोकसभा चुनाव में डाक पत्र के माध्यम से वोट डालने का अधिकार आयु को घटाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 65 वर्ष कर दिया गया है। यदि आपकी एज 65 वर्ष या उससे अधिक है तो आप अपना वोट डाक पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, ये आप लिखें यहां पर। अब एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आयोग बड़े अच्छे से पूछता है इस क्वेश्चन को। विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? डॉक्टर रतन लाल। नाम लिखें, डॉक्टर रतन लाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, नाम से भी पता चल रहा है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक। मूल जुड़ जाता है तो ही हमें खुशी मिल जाती है, क्योंकि जनरली ऐसे लोग जो कि साइंटिफिक माइंड रखते हैं, विदेशों में जाके अपनी पढ़ाई करते हैं, डिग्री करते हैं और फिर वहीं के बनकर के रह जाते हैं, तो हम उनके आगे भारतीय मूल के नागरिक लिख देते हैं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 इस बार दिया गया है डॉक्टर रतन लाल, जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। आप इसे अच्छे से लिखेंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बुक आई है, एक अवार्ड और है, जर्मन बुक टुडे का शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है जर्मन बुक टुडे का शांति पुरस्कार। अब देखिए ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आप नाम लिखेंगे अमर्त्य सेन। यहां पर नाम है अमर्त्य सेन, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जो कि अर्थशास्त्र जिनका विषय है, इन्हें दिया गया है जर्मन बुक टुडे का शांति पुरस्कार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करें, लिखें। नेक्स्ट अवार्ड लिखेंगे अर्स्ट एंड यंग का, विश्व अर्स्ट एंड यंग का विश्व उद्यमी पुरस्कार। अर्स्ट एंड यंग का विश्व उद्यमी पुरस्कार या विश्व सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार। तो देखिए ये मिला है किरण मजूमदार को, किरण मजूमदार, जो कि बायोकॉन की चेयरपर्सन है। अर्स्ट एंड यंग का विश्व सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार ये गया है किरण मजूमदार, बायोकॉन की चेयरपर्सन। अच्छे से लिखेंगे इसको। नेक्स्ट देखें, सारे लिखते रहिए, याद भी करते रहिए इसको। इसके बाद आप आ जाएं, हमने देखा कि कुछ पिछले दिनों बहुत सारी ऐसे निधन थे जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े झटके दिए। अचानक से वो लोग चले गए या उनकी डेथ हो गई, जिनमें एक नाम है सरोज खान का। अब सरोज खान फिल्म इंडस्ट्री से हैं तो उनका क्षेत्र क्या है, तो ध्यान रखेंगे सरोज खान क्यों चर्चाओं में रही, इनका निधन हो गया है। और ये कौन थी, ये भारतीय बॉलीवुड में कोरियोग्राफर याद रखना है, भारतीय बॉलीवुड में कोरियोग्राफर सरोज खान। अब आपको ध्यान रखना है जो सरोज खान है इनका मूल नाम क्या था, इन्होंने नाम बदल लिया था, इनका मूल नाम था निर्मला नागपाल, निर्मला नागपाल, जिनका निधन हो गया पिछले दिनों, बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान। इसके बाद ऐसा ही एक नाम है वाजिद खान का। नेक्स्ट नाम है साजिद वाजिद, जोड़ी आपने सुना होगा,
वाजिद खान, ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इनका भी निधन हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में आपको कई सारे नाम देखने को मिले होंगे। सुशांत सिंह राजपूत के रूप में या उन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और वाजिद खान, इनका निधन हो गया, संगीतकार हैं। अभी नाम मैंने बताया सरोज खान का, जो कि कोरियोग्राफर हैं। जैसे एक नाम आया था ऋषि कपूर का, उनका भी निधन हुआ। इरफान खान हैं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उनका निधन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे नाम इस बार फिल्म इंडस्ट्री से हमें देखने को मिले जिनका निधन हो गया। उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप याद रखेंगे। ऐसे एक नाम और है बॉबी मोरो का। कौन है ये? बॉबी मोरो। तो इनका भी निधन हो गया है। और लेकिन ये हैं कौन? ये अमेरिकी एथलीट, अमेरिका के प्रसिद्ध एथलीट हैं बॉबी मोरो। इनका निधन हो गया। तो आज के लिए करंट में हम इतना ही रखेंगे। और आप करंट में यहाँ कुछ बेसिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएं, काम के आ जाएं। क्योंकि यदि वो मार्च के बाद की करंट पूछने लगते हैं तो इनमें से उम्मीद करती हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। तो ये मैंने आपके लिए तैयार किए। आप इन्हें बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और उसके बाद हम अपनी 16 अगस्त के बाद फिर नए प्रोसीजर से नए एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है। इनमें आने वाले सब्जेक्ट्स, जीके के पर्टिकुलर, करंट के, पॉलिटिकल साइंस, मूल विधि, स्पेशल बच्चों की डिमांड आ रही है एसआई के लिए कि यूपीएसआई में आप मूल विधि शुरू कर दीजिए। तो उन सारे क्वेश्चंस को, सब्जेक्ट को मैं आपके सामने लेकर के आऊंगी, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और 16 अगस्त को आप बीओ का एग्जाम दें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।